मैं प्रोफेसर राजमुनि, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए प्रिय साथियों, इससे पहले भाग 1 में हमने आपसे चर्चा की थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के भाषण जाति का विनाश, जो पुस्तक के रूप में संकलित है, जिसका अनुवाद राजकिशोर जी ने किया है। इसके दूसरे भाग में हम इसके कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो पहले भाग के अलावा छूटे रह गए हैं, जिसका अंतिम बिंदु हमने समापन किया था, राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है। तो उसमें आगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मराठों के देश में पेशवाओं के शासनकाल में अछूतों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी, जिस पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो ताकि उसकी छाया पड़ने से हिंदू अपवित्र न हो जाए। उसके लिए आदेश था कि वह एक चिन्ह या निशानी के तौर पर अपनी कलाई या गले में काला धागा बांधे रहे, ताकि कोई हिंदू गलती से उससे छूने पर अपवित्र न हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूत के लिए आदेश था कि वह कमर में झाड़ू बांधकर चले, ताकि वह जिस जमीन पर पैर रखे वो उसके पीछे बंधी इस झाड़ू से साफ हो जाए, ताकि उस जमीन पर पैर रखने में कोई हिंदू अपवित्र न हो जाए। पूना में अछूत के लिए जरूरी था कि वह जहां भी जाए अपने गले में मिट्टी की हांडी बांध कर चले। ये जो पेशवाओं को शासनकाल का जो रेफरेंस इसमें दिया है, इसके संबंध में वे कहते हैं कि शुरुआती समय में पेशवा शिवाजी के अधीन मंत्री थे। शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद पेशवा सैन्य नौकरशाह अभिजात्य में तब्दील हो गए, यानी पेशवा चित्पावन ब्राह्मण थे। पेशवाई राज्य अपने आप में इस बात का अनोखा उदाहरण है जहां पारलौकिक और लौकिक दोनों शक्तियां ब्राह्मणों में निहित थी, यानी हर तरह से ब्राह्मण श्रेष्ठ थे। सन 1818 में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनका समय सन 1795 से लेकर 1818 माना जाता है, उसके 30,000 सैनिकों की शक्तिशाली सेना कैप्टन F. स्टाउनसन के नेतृत्व में 500 सदस्यों वाली अछूत महारों की रेजिमेंट से पराजित हो गई थी। इसे कोरेगांव के युद्ध में के रूप में जाना जाता है, जो भीमा नदी के किनारे लड़ा गया था। यह जगह पुणे के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब आप यहां देख सकते हैं कि दो सेनाओं में उनकी सैनिकों का अंतर कितना भारी है। तो बताते हैं कि जब उस हांडी में थूक ना रहता था, ताकि जमीन पर पड़ी अछूत की थूक पर अनजाने में किसी हिंदू का पैर पड़ जाने से वह अपवित्र न हो जाए। उसके बाद कहते हैं कि मैं हाल की ही कुछ घटनाएं बताता हूं। उस समय की तत्कालीन, वो कहते हैं कि बलाई जाति, जो मध्य भारत की एक अस्पृश्य जाति है, के लोगों पर हिंदुओं ने जो कहर ढाया है, उसकी चर्चा से मेरी बात साफ हो जाएगी। वे बताते हैं आगे कि आप इसकी एक रिपोर्ट 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया में पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने रिपोर्ट दी थी कि इंदौर जिले के सवर्ण हिंदुओं, यानी कालोटों, राजपूतों और ब्राह्मणों, कनरिया, बिचौली, हप्सी, बिचौली, मर्दाना तथा 15 अन्य गांव के पटेलों और पटवारियों ने अपने अपने गांव के बलाइयों से कहा कि अगर तुम लोग हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब देखिए कौन से नियम उन्होंने निर्धारित किए थे। सबसे पहला नियम, बलाई ऐसी पगड़ी नहीं पहनेंगे जिसकी किनारी में सोने का लेस लगा हो। नंबर 2, वे रंगीन या फैंसी किनारी वाली धोती नहीं पहनेंगे। नंबर 3, अगर किसी हिंदू के घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदारों तक यह खबर पहुंचाने के लिए उन्हें जाना होगा, वे रिश्तेदार चाहे जितनी भी दूर रहते हों। नंबर 4, हिंदुओं के सभी विवाह में बलाई बारात के आगे आगे और विवाह के दौरान बाजा बजाएंगे। नंबर 5, बलाई औरतें सोने या चांदी के गहने नहीं पहनेंगी, वे फैंसी गाउन या जैकेट नहीं पहनेंगी। बलाई औरतें हिंदू महिलाओं की जचगी, यानी जब बच्चा पैदा होता प्रसव के समय मौजूद रहेंगी। नंबर 7, बलाई मेहनताने की मांग किए बिना सेवाएं प्रदान करेंगे। अब सोच सकते हैं कि जो जीवन भर मेहनत करता हो वो अपने श्रम की भी मांग न करे, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। आगे कहते हैं कि हिंदू उन्हें खुशी खुशी जो दे देंगे उन्हें स्वीकार करना होगा।
8 नंबर में बताते हैं कि जिन बलाइयों को ये मंजूर नहीं होंगे उन्हें गांव छोड़कर चले जाना होगा। अब आप सोच लीजिए कितना महान भारत रहा होगा। आगे बताते हैं कि बलाइयों ने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया। बलाइयों को गांव के कुएं से पानी लेने पर रोक लगा दी गई और उन्होंने अपने मवेशी चराने के लिए ले जाने पर रोक लगा दी गई। बलाई उस जमीन से नहीं गुजर सकते थे जो किसी हिंदू की थी, जिसका मतलब था कि अगर किसी बलाई के खेत के चारों ओर हिंदुओं के खेत हैं तो वो अपने खेत तक नहीं पहुंच सकता। क्या बात है, कितना सुंदर है वसुधैव कुटुंबकम, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिंदुओं ने अपने मवेशी बलाइयों के खेत में चरने के लिए छोड़ दिए। बलाइयों ने अपने उत्पीड़न के खिलाफ दरबार यानी इंदौर के दरबार में याचिकाएं भेजी, लेकिन चूंकि उन्हें समय पर राहत नहीं मिली और उन पर अत्याचार जारी रहा, इसलिए सैकड़ों बलाइयों को अपनी स्त्री बच्चों सहित उस गांव को छोड़कर जहां उनके बाप दादा पीढ़ियों से रहते आए थे, उन्हें धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर और दूसरे निकटवर्ती राज्यों के गांव में चले जाना पड़ा। यानी वो गांव छोड़ करके पलायन करके मजबूर हो गए दूसरी जगह पर बसने के लिए। इन नई जगहों पर उनके साथ जो कुछ बीता, इससे वर्तमान में हमारे विचार क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है। आगे एक घटना का जिक्र करते हैं कि गुजरात के अंतर्गत कविथा ग्राम की घटना भी पिछले साल की है, यानी उस समय तत्कालीन परिवेश में कविथा के हिंदुओं ने अछूतों को हुक्म दिया कि वे अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए न भेजें। कविथा के अछूतों को सवर्ण हिंदुओं की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने एक नागरिक अधिकार का उपभोग करने की हिम्मत दिखाने के लिए कारण क्या क्या भोगना पड़ा, यह सबको पता है, इसीलिए उसका विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जो कविता का वर्णन किया गया है उसके विषय में कहते हैं कि बॉम्बे की सरकार के अगस्त 1935 के आदेशों के अनुसार अस्पृश्य विद्यार्थियों को भी स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए। इसी आदेश के अनुपालन में कविता गांव के अस्पृश्यों ने अपने 4 बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाया। इसके चलते उनके ऊपर शारीरिक हमले हुए, यानी उन्हें मारा पीटा गया और उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। अस्पृश्य लोग हरिजन सेवक संघ के पास मदद के लिए गए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अस्पृश्यों द्वारा कानून का सहारा लेने की कोशिश का विरोध किया। देख लीजिए, एक राष्ट्रपिता, एक लौह पुरुष कितने महान होंगे कि उन्होंने सच आदमी के लिए अधिकार की लड़ाई का भी समर्थन नहीं किया और उन्होंने अपना आरोप वापस लेने के लिए बाध्य किया। यानी उनसे कहा गया कि आपने जो आरोप लगाया इसको वापस लीजिए। अंबेडकर जब इस घटना को याद करते हैं तो अपने शब्दों में प्रकट करने वाले तीखेपन को रोक नहीं पाते हैं। कविथा गांव के उच्च जाति हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यों के खिलाफ की जाने वाली हर क्रूरता और उत्पीड़न को जानने के बावजूद गांधी अस्पृश्यों को यह सुझाव देते हैं कि वे गांव छोड़ दें। वाह रे महात्मा गांधी का गांव स्वराज और उनका दलितोद्धार कितना शानदार है। वाह। वह यह भी सुझाव देते हैं कि अस्पृश्यों के साथ अन्याय करने वाले लोगों को अदालत के कानून के सामने पेश किया जाए। गांधी के अनुयायी श्रीमान वल्लभ भाई पटेल ने जो भूमिका इस मामले में निभाई वह तो और भी भद्दी है। वे उच्च जातियों के समझाने कविता गांव गए थे कि वे अस्पृश्यों को न सताएं, लेकिन उन्होंने उनको सुनने का मौका तक नहीं दिया। फिर भी यह आदमी अस्पृश्यों के इस कदम का विरोध करता है कि वे इन उच्च जातियों को अदालत के कटघरे में खड़ा करें और उन्हें दंडित कराएं। अस्पृश्यों ने उनके विरोध के बावजूद आरोप दर्ज कराया। यह है इनकी देशभक्ति। आगे बताते हैं कि जयपुर रियासत के चकवारा गांव में एक फिर ताजी घटना सामने आई। रिपोर्ट सामने आई कि समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से पता चलता है कि चकवारा के एक अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक कर्तव्य के रूप में गांव के अछूत परिवारों को भोज का निमंत्रण दिया। मेजबान अपने मेजबानों को शानदार भोज देना चाहता था, सो कुछ व्यंजनों में घी पड़ा था। बेचारे अछूत मेहमान
भोजन कर ही रहे थे कि सैकड़ों हिंदू लाठी लेकर वहां पहुंच गए, उनका भोजन खराब कर दिया और अछूतों की पिटाई करने लगे। जो लोग खाना बीच में ही छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग चले, अपना बचाव करने में असमर्थ उन अछूतों पर यह जानलेवा हमला क्यों किया गया? क्योंकि अछूत मेजबान इतना धृष्ट था कि घी में बना हुआ खाना परोस रहा था और अछूत मेजबान इतने मूर्ख थे कि घी का स्वाद चख रहे थे। निश्चय ही घी संपन्न लोगों के खाने की चीज है, लेकिन यह बात किसी के दिमाग में नहीं आ सकती थी कि घी खाना उच्च सामाजिक हैसियत का चिन्ह है जिसका नीची जातियों को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चकवारा के हिंदुओं की सोच अलग थी। उन्हें यह सोचना सही लगा कि अस्पृश्यों ने घी को अपने भोजन का एक अंग बनाकर उनका अपमान किया है। उन्हें पता होना चाहिए था कि यह चीज नहीं हो सकती है, यह तो हिंदुओं की इज्जत की चीज है। और यही सोच कर उन्होंने दलितों से बदला लिया। इसका अर्थ यह है कि किसी भी अस्पृश्य के पास साधन हो तब भी उसे घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हिंदुओं की अवज्ञा होगी। अब इसमें आता है कि 1 अप्रैल 1936 या उसके तथ्यों को सामने रखने के बाद अब मैं सामाजिक सुधार के पक्ष में अपनी बात रखूंगा। यानी चकवारा की बात उन्होंने बताई और कहा कि चकवारा में अब स्थिति काफ़ी बदल गई है। यहाँ के दलित परिवारों के लिए अब भी घी खाने के जायके से ज़्यादा सम्मान और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। बिना घी के न लोग खाना खाते हैं और न ही कोई आयोजन करते हैं, क्योंकि घी खाने के चलते ही अप्रैल 1936 में सवर्णों ने उन पर हमला बोला था। अब आप सोच सकते हैं कोई भी भला इंसान, संवेदनशील मानव इस घटना को सुनकर के कितना अंदर से दुखी होगा और क्रोध भी आएगा कि भोजन करने तक पर इस देश में पाबंदी थी, जिसको आप कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत विश्वगुरु था। आगे बताते हैं कि ऐसा करते समय में जहां तक संभव है बनर्जी का अनुकरण करूंगा और राजनीतिक दिमाग वाले हिंदुओं से पूछूंगा, जब आप अपने ही देशवासियों को के एक बड़े हिस्से को जैसे अस्पृश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं देते, तो क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? यानी जब कोई सामाजिक रूप से इतना भेदभाव करता है तो राजनीतिक सत्ता पाने का अधिकार वास्तव में नहीं मिलना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि जब आप उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने देते, तो क्या आप तब भी राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? यानी भोजन और पानी दोनों पर प्रतिबंध, फिर भी आप सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। जब आप उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कपड़े या गहने नहीं पहनने देते, तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं। जब आप उन्हें उनकी मर्जी के अनुसार खाना नहीं खाने देते, क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? मैं ऐसे सवालों की झड़ी लगा सकता हूं, पर इतना ही काफ़ी है। ये बात कही थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जो किसी जाति के हितैषी नहीं थे। वे केवल और केवल एक बेहतर और लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए संपूर्ण मानवता के हितैषी थे। उन्होंने किसी व्यक्ति का विरोध नहीं किया, उस व्यवस्था का विरोध किया है जो व्यवस्था मानव को मानव से अलग करती है। आगे बताते हैं कि स्वयं श्री बनर्जी इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते। मुझे विश्वास है किसी भी समझदार आदमी में हिम्मत नहीं होगी कि वह इन प्रश्नों का उत्तर हाँ कहकर दे। कांग्रेस का हर सदस्य जो मिल के सिद्धांत को दोहराता है कि कोई भी देश इसके लिए उपयुक्त नहीं है कि वह किसी अन्य देश पर शासन कर सके, उसे स्वीकार करना होगा कि कोई भी वर्ग इसके लिए उपयुक्त नहीं है कि वह दूसरे वर्ग पर शासन कर सके। फिर ऐसा कैसे हुआ कि सामाजिक सुधार पार्टी युद्ध में पराजित हो गई? इसे ठीक से समझने के लिए इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक सुधार किस तरह के सामाजिक सुधार के आंदोलन कर रहे थे। इस संदर्भ में सामाजिक सुधार की 2 अलग अलग किस्मों और उनके बीच मौजूद फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है हिंदू परिवार में सुधार और दूसरा है हिंदू समाज के पुनर्गठन और पुनर्रचना द्वारा सामाजिक सुधार। इसमें जो जिक्र किया है मिल वाला, उसके विषय में कहते हैं कि पूरे राजस्थान के दलितों को झकझोर कर रख दिया, अतः इसके विरोध में राजस्थान में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। यहाँ तक कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। ये जो विद्वान हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, ये 20 मई 1806 से 8 मई 1873 तक इनका समय माना जाता है। ये ब्रिटिश दार्शनिक
राजनीतिक अर्थशास्त्र के अध्येता और नौकरशाह थे। उन्होंने अपनी किताब कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशिक प्रशासन के ढोंग की आलोचना की थी। फिर आगे वो बताते हैं कि विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा आदि विषय पर पारिवारिक सुधार के अंतर्गत आते हैं तथा जाति प्रथा को समाप्त करना सामाजिक सुधार के अंतर्गत आता है। आगे बताते हैं कि सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसका सरोकार सवर्ण हिंदू परिवारों में सुधार से था। इसमें अधिकतर सवर्ण जातियों के प्रबुद्ध लोग थे। वे जाति को समाप्त करने के लिए आंदोलन करना जरूरी नहीं समझते थे या उनमें एक इस प्रकार का आंदोलन करने का साहस नहीं था। स्वाभाविक था कि उनमें विधवा के दोबारा विवाह करने पर पाबंदी, बाल विवाह इत्यादि बुराइयों को दूर करने की छटपटाहट थी, क्योंकि वे बुराइयां उनके बीच प्रचलित थी और इन्हें वे व्यक्तिगत रूप से महसूस करते थे। वे हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए नहीं उठ खड़े हुए थे। जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसके केंद्र में पारिवारिक सुधार का प्रश्न था। जाति व्यवस्था को भंग करने के अर्थ में सामाजिक सुधार से इनका कोई संबंध नहीं था। सुधारकों ने इसे कभी भी अपना मुद्दा नहीं बनाया। यही वजह है कि सामाजिक सुधार पार्टी लड़ाई हार गई। आगे बताते हैं कि मुझे पता है इस तर्क से इस तथ्य को बदला नहीं जा सकता कि वास्तव में जो घटित हुआ वह यह था कि सामाजिक सुधार पर राजनीतिक सुधार ने जीत हासिल की। लेकिन इस तर्क का इससे ज्यादा महत्व न हो तब भी इतना महत्व तो है। इससे इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि सामाजिक सुधार क्यों हार गया। यह तर्क समझने में हमारी मदद करता है कि सामाजिक सुधार पार्टी पर राजनीतिक सुधार पार्टी की जीत कितनी सीमित थी, और इसी विचार को भी समझने में राजनीतिक सुधार के पहले सामाजिक सुधार आवश्यक नहीं है। एक ऐसा विचार है जो तभी टिक सकता है जब सामाजिक सुधार से हमारा आशय पारिवारिक सुधार हो। मुझे यकीन है इस स्थापना पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि समाज की पुनर्रचना के अर्थ में राजनीतिक सुधार को सामाजिक सुधार पर बिना किसी क्षति की प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। आगे वो राजनीतिक के संबंध में अपनी बात कहते हुए रखते हैं। वे कहते हैं कि राजनीतिक संविधान बनाने वालों के लिए सामाजिक शक्तियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी इस प्रकार की सामाजिक घटनाओं से उन्होंने तत्काल भांप लिया था कि अगर सामाजिक सुधार भारत में नहीं होगा तो राजनीतिक सुधार के लिए जितने भी प्रयास किए जाएंगे वे सब के सब असफल ही सिद्ध होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा तथ्य है जिससे फर्डिनांड लालास, जो कार्ल मार्क्स के मित्र और सहकर्मी थे, जैसी हैसियत के व्यक्ति की मान्यता प्राप्त है। सन 1862 में प्रेशिया की एक सभा को संबोधित करते हुए लासाल ने कहा था, संवैधानिक प्रश्न सबसे पहले औचित्य के प्रश्न नहीं बल्कि सत्ता के प्रश्न हैं। किसी भी देश के वास्तविक संविधान का अस्तित्व देश में मौजूद सत्ता की वास्तविक अवस्थिति में होता है। इसलिए राजनीतिक संविधानों में मूल्य और धैर्य तभी आता है जब वे समाज के भीतर अस्तित्वमान शक्तियों की अवस्थिति को यथार्थ रूप से व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रेशिया जाने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ भी साक्ष्य है, यानी अपने यहाँ भी इस तरह के सबूत जो है मौजूद हैं, इस तरह की घटनाएं भी मौजूद हैं। कम्युनल अवार्ड किस बात की ओर संकेत करता है, जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों और समुदायों में राजनीतिक शक्ति का एक निश्चित अनुपात में आवंटन किया गया। मेरी दृष्टि में यह इस बात की ओर संकेत करता है राजनीतिक संगठन को सामाजिक संगठन का ख्याल रखना ही होगा। यह दर्शाता है कि जो राजनीतिक स्वीकार नहीं करते थे कि भारत की सामाजिक समस्या का उसकी राजनीतिक समस्या से कोई संबंध है, उन्हें संविधान बनाते समय सामाजिक समस्या के 2-4 होने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब ये बताते हैं कि फर्डिनांड लालास, इन 11 अप्रैल सन 1825 से 31 अगस्त 1864 तक इनका समय है। ये एक भाषाविद, कानून विशेषज्ञ और समाज को उद्वेलित करने वाले व्यक्तित्व हैं।
उन्होंने सबसे पहले जर्मनी में सोशलिस्ट पार्टी बनाई और श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। और कार्ल हेनरिक मार्क्स जो है ये 5 मई 1818 से इनका समय है 14 मार्च 1883 तक ये प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। समाज, अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास के बारे में मार्क्स के सिद्धांतों को सम्मिलित रूप में मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। और एक शब्द का जिक्र किया यहाँ उन्होंने, कम्युनल अवार्ड को रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी। यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी सितंबर से दिसंबर 1931 का परिणाम था। इस अवार्ड ने भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया था। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के अलावा इस अवार्ड ने डिप्रेस्ड क्लास को भी 20 वर्षों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया। इस अवार्ड ने अस्पृश्यों को दोहरे मतदान का अधिकार प्रदान किया था। इसके तहत यह विशेष निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता था। इसके साथ ही उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। कांग्रेस और गांधी ने इसका विरोध किया। आज की चर्चा यहीं खत्म। धन्यवाद।